जो यहां पर खेती करने वाले लोग हैं, बताइए कहीं धान खरीदा गया हो तो बता दो। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी सुन रहा था कुछ देर, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी सुन रहा था कि वो जहां गड्ढे हो जाएंगे और गड्ढे की पहले फोटो होगी, पहले वीडियो बनेगा, गड्ढा भर जाने के बाद फिर फोटो होगी, फिर वीडियो बनेगा, और जीपीएस और जीआईएस के माध्यम से उस लोकेशन का पूरा आइडेंटिफिकेशन होगा। यही तो कहा था आपने। तो आप ये बताइए, जो केंद्र लगे हैं, आपका जीआईएस और जीपीएस क्या बोल रहा है? कितने खरीद केंद्र पर लगे हुए हैं? कहां पर धान खरीदा जा रहा है? आप ये कैमरा लगा दें वहां पर। हमारे सदस्यों ने मांग की और बहुत से किसान इस बात को चाहते हैं, जहां पर धान खरीद हो रही है वहां पर लगाइए सीसीटीवी। क्यों नहीं लगाते हैं आप? क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते आप? क्यों कुछ ही लोगों से पूरा धान खरीदना चाहते हैं आप? और मंडी अगर कहीं बनी हो, किसानों की मंडी बता दीजिए, एक सरकार ने बनाई हो, आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिला। इस सप्लीमेंट्री बजट में किसान के लिए क्या है, मंडी के लिए क्या है? जो सबसे पहला स्थान है जहां किसान को उसकी आय बढ़ सकती है। आपने क्या कहा कि हम किसानों की आय बढ़ाएंगे, दोगुनी कर देंगे, लेकिन मंडी कहां है जहां पर किसान अपनी कीमत पाएगा? आप एमएसपी दे दीजिए, या वो जहां पर खरीदा जाएगा वो स्थान बताइए आप। गेहूं को लेकर की अलग बात है, वो मार्केट की वजह से गेहूं का रेट मिलता है, ये सरकार की योगदान नहीं है उसमें, क्योंकि मार्केट में गेहूं की डिमांड ज्यादा है, उस वजह से किसान को हमेशा गेहूं का रेट अच्छा मिलेगा। और फिर महंगाई आप बताइए, सरसों का तेल कहां पहुंच गया, रिफाइंड तेल कहां पहुंच गया? हम मानिए नेता सदन मिले थे, मजदूरों से पूछते, मजदूर भाइयों को तेल कितने पे खरीदना पड़ रहा है? आपको वोट चाहिए था, आपने रिफाइंड तेल भी दिया मिलावट वाला, नमक भी दे दिया, क्या अभी मिल रहा है क्या? इसलिए ढींग मारने में सरकार बहुत आगे है। इनका नारा तो विकास का है, लेकिन काम सब इनके विनाश के हैं, सब काम विनाश के हैं। सरकार बताए कि $1 ट्रिलियन में जीडीपी में पर कैपिटा हमारे आम लोगों की क्या है इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होगी सरकार $1 ट्रिलियन वाली सरकार की? मुझे खुशी हुई इस बात की कि आप नेता सदन मजदूरों से मिले। एक गरीब किसान, बीजेपी के लोगों ने उससे जमीन लिखवा ली, 6 करोड़ का उसको चेक दे दिया, और 6 करोड़ का चेक देकर के उससे जमीन लिखवा ली पूरी की पूरी। उसके बाद उन्हीं बीजेपी के नेताओं ने कहा कि चेक में कुछ गड़बड़ी है, हमें वापस दे दो। उस गरीब किसान ने भरोसा कर लिया, वो चेक वापस दे दिया, चेक फाड़ करके फेंक दिया। वो दर बदर भटकता रहा, घूमता रहा, उनके घरों पे गया, पुलिस पे गया, कोई अधिकारी नहीं बचा जिसका दरवाजा नहीं खटखटाया हो, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। मजबूरी में उसने आत्महत्या कर ली, और आज भी उसकी 2 बेटियां दर दर भटक रही हैं, कोई अधिकारी नहीं बचा जिसके घर न गए हों। वो जीरो टॉलरेंस बीजेपी के नेता के लिए है। वहीं पर और मसले हुए हैं, और भी घटनाएं हुई, केवल एक नहीं घटना है। हालांकि अध्यक्ष महोदय आपने थोड़ा हस्तक्षेप कर दिया था, नहीं तो व्यापारी की क्या स्थिति हो गई थी। आपसे बेहतर कोई नहीं समझता बात को। आप भी उस परिवार से मिले, मैं भी मिला हूं परिवार से। क्या यही सरकार का जीरो टॉलरेंस है? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या है आपकी? ये जीरो टॉलरेंस क्राइम, बीजेपी के लिए जीरो टॉलरेंस है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुली छूट है, जो चाहे सो कर ले। ये जीरो टॉलरेंस है आपकी। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, अगर आप पे उदाहरण हो तो बताइए। अगर आप पे उदाहरण हो किसी चीज का तो आप बताइए। और वहीं मुझे याद है, एक परिवार, मां बेटी,
जिसको जिंदा जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था कानपुर देहात में। उस समय जो डिप्टी सीएम की बातचीत थी उस परिवार से जो बातचीत थी मुझे अभी भी याद है। डिप्टी सीएम ने कहा कि नहीं, मैं आपके परिवार का हूं, आप बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं उन सबको सजा दिलाऊंगा, कोई बच नहीं पाएगा, किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उनको 302 में जेल भिजवाऊंगा। क्या यही जीरो टॉलरेंस है आपकी? आज भी वो परिवार घूम रहा है, बेटा एक अधिकारी, दूसरा अधिकारी, तीसरा अधिकारी किया जा रहा है। और जीरो टॉलरेंस बीजेपी का देता है कार्यकर्ता, इसलिए कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है। वहीं सपा के विधायक को झूठा फंसा दिया और केवल वोट के लिए मोहम्मद आजम खान साहब को जेल भेज दिया, उनके परिवार के लोगों को जेल भेज दिया, केवल वोट के लिए। और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं, अगर कैबिनेट के फैसलों पर उंगली उठेगी, कैबिनेट के फैसले पर अगर ये इस तरह की बातें होंगी, तो नेता सदन ने भी बहुत कुछ किए होंगे काम, उन पे भी वो आंच आएगी, उंगली उन पे भी उठेगी। तो इस तरह की सरकार को काम नहीं करना चाहिए। जब आपका नारा हो सबका साथ सबका विकास, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मैं यही कहता हुआ बात अपनी समाप्त करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि अनुपूरक बजट जो लाया गया है, जब मुख्य बजट का ही कोई डायरेक्शन नहीं है, जब मुख्य बजट ही किसी रास्ते पे नहीं जा रहा है, और जो मुख्य बजट ही विजनलेस है, डायरेक्शनलेस है, और ये सरकार हार्टलेस है। और ये बात मैं अध्यक्ष महोदय कह करके खत्म कर रहा हूं अपनी बात। डायल 100 सबसे बेहतरीन व्यवस्था थी, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा अधिकारी हो पुलिस विभाग का, उससे पूछिए वो कि ये व्यवस्था कैसी थी, वो कहेगा सबसे अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन उस व्यवस्था को चलाने के लिए समाजवादी सरकार में फैसला लिया था कि कोई अगर पहला कॉल रिसीव करेगा वो लड़की होगी, महिला होगी। इस सरकार ने उस महिलाओं की नौकरी छीन ली जिन्होंने इतने वर्षों काम किया और लाखों लोगों का दुख दर्द सुना हो। इसलिए मैं कहता हूं इस सरकार हार्टलेस है, इमोशनलेस है सरकार। उन बेटियों के साथ जो व्यवहार हुआ सर्दी में, न केवल 69,000 में जो आंदोलन कर रही है उन बच्चियों के साथ व्यवहार, जो कि डायल 100 जिन्होंने उत्तर प्रदेश के घर परिवारों में न जाने कितनों की मदद की होगी, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ है, क्या व्यवहार हुआ उनके साथ। उन्हें दिवाली नहीं मनाने दी, सर्दी थी, बरसात हो गई, उन्हें बाथरूम में रुकना पड़ा। ये नारी बंधन है। ये माने सदस्य बैठी है बीजेपी की, अगर मैं कोई बात गलत कर रहा हूं द फ्लोर ऑफ हाउस, ये जो महिलाएं सदस्य जाए उनसे पूछें कि बताओ सरकार ने क्या किया था उनके साथ व्यवहार, क्या उन्हें बाथरूम में नहीं रहना पड़ा, इन्होंने रजाइयां छीन ली, कंबल छीन लिए, वो लाठीचार्ज किया और पीटा गया। कई उसमें प्रेग्नेंट थी और गरीब परिवार की बेटियां हैं, कोई संपन्न घर की परिवार की बेटियां नहीं है। और जिस कंपनी को आप दे रहे हो टेंडर, आप गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो और कहते हो कि आप 3,000 मांग रहे थे, हम 6,000 में नौकरी करा लेंगे। ये गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो आप लोग। जो लोग नौकरी के लिए केवल 3,000 रुपए मांग रहे हो, महीने का बढ़ जाए उनका, ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी सपना है आपका कि आप डायल 100 की बेटियों के साथ ये व्यवहार करेंगे। और फिर क्रिकेट की बात मत करो, नेट वाली बात आ जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं धन्यवाद देता हूं, आपने समय दिया। और ये अनुपूरक बजट जो लेकर के आई है सरकार, अगर पुराना पैसा नहीं खर्च कर पाए हैं तो ये पैसा क्या खर्च करने के लिए लाए हैं कि जेब में पहुंचाने के लिए लिखे रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी कुछ साथी चिंता कर रहे थे जाति जनगणना को लेकर के। अध्यक्ष महोदय, पूरा देश चाहता है जाति जनगणना हो, और अंतोगत्वा मैं कहता हूं, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं, मैंने पहले भी प्रेस में कहा, ये बीजेपी के लोग भी जाति जनगणना में खड़े हो जाएंगे। देखिएगा ये समय आएगा कि बीजेपी के लोग भी कहेंगे हां जाति जनगणना होनी चाहिए। पूरा देश चाहता है। कभी कभी आरोप लगता है कि समाजवादियों ने क्यों नहीं किया। मैं केवल एक एग्जांपल देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, कि जिस समय मेरिट की भर्ती हुई थी पुलिस की,
और उसी समय एक फैसला आ गया था आरक्षण को लेकर के। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के झगड़े के बीच में हम लिस्ट को नहीं जारी कर पाए थे पुलिस भर्ती की। वो मेरिट की भर्ती थी, रिजल्ट बन चुका था, और जब कोर्ट के आदेश के बाद वो सूची जब जारी की गई, तो जो सूची जारी की थी उसमें पहले जो व्यवस्था थी आरक्षण की, उस व्यवस्था के तहत वो सूची बनी थी और उस सूची को जारी कर दिया गया था। लेकिन कुछ अधिकारी और सरकार क्योंकि नई आ गई थी, तो उस सरकार ने कहा कि नहीं, ये पुरानी आरक्षण व्यवस्था नहीं लागू होगी, नई आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। और जब नई आरक्षण व्यवस्था लागू के तहत वो सूची जारी की गई, तो 1700 नौजवान जो पिछड़े थे, दलित थे, उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था। उनकी भर्ती जनरल में हो गई थी और उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, ये कहकर के कि अब नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई। जिन्होंने खुशियां मनाई थी, जिनके घर परिवार के लोगों ने बधाई दी थी, वो 1700 नौजवान नौकरी पाने के बाद, लिस्ट में आने के बाद बाहर निकाल दिए गए थे। जब से ये नई व्यवस्था लागू हुई है आरक्षण की, जो मूल भावना थी मंडल कमीशन से, उससे हम डाइवर्ट हुए हैं, तब से पूरे देश में यह आवाज उठी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और जाति जनगणना के बाद आबादी के हिसाब से सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए। क्या यही तो सबका साथ सबका विकास है? क्या हम गलत बात कह रहे हैं? क्या सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो और जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको आरक्षण और हक और सम्मान मिल जाए। क्योंकि सरकार में रहना है, इसलिए विरोध करना जरूरी है। सरकार में क्योंकि लॉलीपॉप मिल गई है, कुछ केक पेस्ट्री भी खा रहे होंगे, लड्डू भी खा रहे होंगे सरकार के, इसलिए सरकार के खड़े रहना है। और कुछ लोग तो फिल इन द ब्लैंक्स है सरकार के, रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स है कुछ लोग। आप पूछ लीजिए जो भी नेता सदन है, हालांकि वो इंजीनियर है, मैं आपसे कहूंगा नेता दूसरे दल के हैं, अध्यक्ष महोदय, उन 1700 बच्चों को निकाल के बुलाइए कि क्या उनके साथ गुजरा। और सबसे पहला बच्चा जो नौकरी से निकला था, जो उस आंदोलन को लीड कर रहा था, ये तो सदन से ही चले गए। ये हमारी वजह से नहीं गए होंगे, कुछ कटी पतंग हैं, कटी पतंग। नेता सदन कोई सीट नहीं मिली क्या? या सीट में कम लोग थे या ज्यादा लोग थे? आप पूछ लीजिए इनसे। ये जो 69,000 जो भर्ती का सवाल है, शिक्षकों का सवाल है, क्या नेता सदन यही आपका नारी बंधन है? आप लड़कियों को पीटेंगे, अपमानित करेंगे, उनको लाठी पड़वाएंगे, चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट करेंगे, ये अधिकारी इसको मारेगा, ये पुलिस का इसको छेड़ेगा। ये सरकार का काम नहीं है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सरकार का काम नहीं है। अगर आप वाकई में महिलाओं के पक्ष में, नारी बंधन के पक्ष में, और जो नए सदन में वो पास हुआ है बिल, अगर उसके पक्ष में 1% भी है, तो आपको उन बेटियों को, बहनों को बुला करके बात करनी चाहिए थी कि आखिरकार क्या नाराजगी है। और अध्यक्ष महोदय, अगर नेता सदन को नहीं पता है कि एफिडेविट क्या लग रहा है सरकार की तरफ से, मैं ये भी सुन रहा था, सरकार कहती है ये जुडिशियल मामला है, प्रिजुडिस है। अगर ये मामला है तो ये बताए सरकार ने एफिडेविट क्या दिया है कोर्ट में? क्या एफिडेविट दिया है सरकार ने कोर्ट में? इसमें 3 इश्यू चल रहे हैं। कट ऑफ मार्क्स, दूसरा इश्यू है रॉन्ग क्वेश्चन आना क्वेश्चन पेपर में, तीसरा आरक्षण का। बताओ, हमारे नेता यहां इधर बैठे हैं जो आपको सहयोग कर रहे हैं, क्या ये 69,000 भर्ती वाले बच्चे आपसे मिले कि नहीं मिले? बताओ, क्या जवाब है आपके पास उनके लिए? केवल मंत्री बने रहोगे आप? क्या मंत्री बने रहोगे इसीलिए आप उनके लिए साथ ये करोगे व्यवहार? आप बताइए, रॉन्ग क्वेश्चंस आए, कट ऑफ मार्क्स में उनके साथ हुई, आरक्षण को लेकर के हेराफेरी हुई। क्या आपको नहीं पता हेराफेरी? आप तो मोबाइल छीन रहे थे। अगर वो बात कह रहे हैं अपनी
कभी कभी होता है, ब्लड प्रेशर होता है कुछ लोगों को, चेक कराना चाहिए। हालांकि जो मशीनें लगाई थी सरकार ने वो सब फेल हो गई, सब मशीनें फेल हो गई। कुछ चल नहीं हो तो मुझे नहीं पता। तो आप देखिए कि क्या स्थिति है। कब का एड था? 5 दिसंबर का अटैचमेंट था, 5 दिसंबर का अटैचमेंट था। रिटर्न टेस्ट जून में हुआ 2019 में, और आज तक उन्हें लड़ना पड़ रहा है डबल बेंच की बेंच में। केस अभी भी रेगुलर सुनवाई हो रही है आपकी। और जो एफिडेविट दिया सरकार ने, वो क्या एफिडेविट दिया है? अध्यक्ष महोदय, सरकार एफिडेविट दे रही है, मतलब ऐसा एफिडेविट हाई कोर्ट में लगा रही है सरकार कि जो रॉन्ग क्वेश्चन थे उसका हम 1 नंबर देंगे आपको। ये गलती किसकी थी? क्वेश्चन पेपर में रॉन्ग क्वेश्चन आ जाना किसकी गलती थी? मैं तो अपने जो जाति झंडा को मन ही मन में मांग करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अगर लॉलीपॉप मंत्री नहीं है आप लोग तो ये एफिडेविट जरूर पढ़ना। आप लोग ये एफिडेविट पढ़िए कि सरकार ने एफिडेविट क्या दिया है, और उनकी मदद होनी चाहिए। उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रही है, और एक बार लाठी नहीं खाए, एक बार अपमानित नहीं हुए इस लखनऊ में आकर के। कोई नेता पिछले बिरादरी का, पिछले वर्ग का नहीं बचा होगा जिसका दरवाजा उन्होंने नहीं खटखटाया। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने पीडीए का नारा दिया, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और अगर आपने पढ़ा हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं? कास्ट स्टिल रेजिलेंट, एफर्मेटिव एक्शन वर्क्स टू डिसमेंटल इनक्वालिटीज। क्या खराब बात है ये अगर हम आरक्षण मांग रहे हैं? और पढ़ना चाहिए क्या लिखा उन्होंने। ये उम्मीद जगाता है, आरक्षण आस देता है हमें आगे बढ़ने की, हमें उम्मीद जगाता है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये नहीं कह रहे हैं? क्या आप हम लोगों से कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे आरक्षण? हमारे माननीय सदस्य ने कल बहुत अच्छी बात कही कि वो घोड़ा समझ लेता है कि घोड़ा सवार कैसा है, घोड़सवार कैसा है। अधिकारी समझ गए हैं कि सरकार कैसी है। इसलिए आपके कंट्रोल में नहीं ये चीजें। आपके कंट्रोल में अगर चीजें होती तो न जाने कहां पहुंच गया होता है स्टेट। क्योंकि $1 ट्रिलियन का अगर सपना आप दिखा रहे हैं तो $1 ट्रिलियन का सपना कैसे पूरा होगा? अगर $1 ट्रिलियन का सपना पूरा कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्री बजट में क्या है जो आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा कर रहे हैं आप? और तब जब रोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है आपकी। हमारे माननीय सदस्य सब जानते हैं कितनी महंगाई है, कहां पहुंच गई महंगाई। आखिरकार इसका मुनाफा कहां जा रहा है? मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? सवाल महंगाई का तो है, लेकिन सवाल इसके साथ साथ मुनाफे का भी है कि मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है। बिजली को लेकर के बहुत बजट मांगा है और रखा गया, हमेशा ही रखा जाता है बिजली को लेकर के। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं ये दावा कर सकता हूं और आंकड़ों के हिसाब से कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की बिजली के सुधार में अगर किसी सरकार ने फैसले लिए थे तो वो समाजवादी सरकार थी। उसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर बिजली उपलब्ध है। मैं अध्यक्ष महोदय